नमस्कार। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारा जो चैनल है साहित्य, संगीत और सिनेमा, उसके लिए आज हमने पगारे साहब से निवेदन किया और उन्होंने हमें समय दिया। ऐतिहासिक उपन्यासकार, कहानीकार और लेखक शरद पगारे जी, पिछले 60 वर्षों से आप साहित्य सृजन कर रहे हैं और आपकी कहानियाँ, लेख और उपन्यास की देश नहीं दुनिया भर के अखबारों में समीक्षाएं हुई और साहित्य प्रेमी बहुत ही पसंद करते हैं उनके लेखन को। उनके 6 उपन्यास आ चुके हैं, 7वां आने वाला है। जैसे कि पहला गुलारा बेगम आज इतना चर्चित है, लोकप्रिय है कि 5-6 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, जैसे कि उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम। इसी प्रकार से उनका दूसरा उपन्यास गंधर्व सेन और तीसरा पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी और चौथा बेगम जैनाबादी। बेगम जैनाबादी जो उपन्यास है वो भी युवाओं में इतना चर्चित और लोकप्रिय है कि उस पर कई नाटक हो रहे हैं। दिल्ली की NSD की जो लेखिका निर्देशिका हैं, उन्होंने आपके उपन्यास पर नाटक कर रही हैं और बड़े बड़े शहरों में उसका मंचन भी हुआ है। और एक और उपन्यास मध्य युगीन धार्मिक आस्थाएं, उसका एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण 7वां उपन्यास भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात है, औरंगजेब जैसे कट्टर शासक, उनकी प्रेम कहानी पर भी आपने लिखा हुआ है, जो बहुत ही अलग है, जो हर कोई लेखक नहीं लिख सकता है। तो मैं अब सर से कुछ बातें करता हूं जो आपको सर बताएंगे। तो सर, गुलारा बेगम जो इतना लोकप्रिय है, उसकी लेखनी की क्या वजह है कि जो पाठकों को, साहित्य प्रेमियों को और साहित्य जगत में उस उपन्यास की इतनी चर्चा है? उसकी चर्चा का कारण ये है, ऐतिहासिक उपन्यास के ऊपर लिखना बहुत कठिन काम है। इतिहास और साहित्य, इतिहास की सच्चाई और साहित्य का काल्पनिक सौंदर्य, जी जी, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। जी जी जी, यानी इतिहास हावी नहीं हो साहित्य पर जी, और साहित्य इतिहास पर हावी न हो। जी, क्योंकि साहित्य जो है, कहानी, कथाएं जो लिखी जाती है काल्पनिक होती है। जिंदगी के यथार्थ को कल्पना के सौंदर्य से प्रस्तुत किया जाता है। हमारे पास हिस्टोरिकल रोमांस जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा है। यानी आप ताजमहल देखिए या अकबर के कपड़े पहनने का जो वेशभूषा जो है और उस समय का जो वातावरण है, उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जीते थे। हम जाके ताजमहल देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। हम जब लाल किले में जाते हैं आगरा के, तो मुगल आजम में वो जो अपनी वो लगी हुई है कांच की, तो वो डांसर 150-200 में नाच करते हुए दिखाई देती। नहीं, जैसे कि और उपन्यासकार जो होते हैं, उपन्यास लिखते हैं, समाज में जो घटित होता है उसके आसपास जो उन पर बीतता है तो उपन्यास लिखते हैं। लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासकारों को तो मुझे लगता है कि आपको उनके किरदारों को, उनके कॉस्ट्यूम को, उनकी बोलचाल की भाषा को, उनका जो लहजे को, हर तरह का आपको रिसर्च भी करना होता है। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। तो जैसे गुलारा बेगम का आपने पूछा, गुलारा बेगम का इतिहास में कोई नाम ही नहीं है। अभी तक जितने भी उपन्यास लिखे गए, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का अपने वैशाली की नगर वधू, या वृंदावन लाल का अपने गढ़ कुन्हार है, लेकिन राजा मानसिंह के ऊपर है, और बहुत सारे उन्होंने, तो ये प्रसिद्ध चरित्र है। इनके बारे में बहुत मिलता है। यानी इतिहास में इनके चरित्र के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके युग के बारे में, इनके रहन सहन, खान पान, कहीं कहीं तो उनके डायलॉग भी मिलते हैं हमको। परंतु गुलारा बेगम जो है, ये इतिहास के अंधेरे में बैठी है। इसका रिसर्च में कितना टाइम लगता है? हाँ, बड़ा टाइम लगा मुझे। यानी बरहानपुर से आपको एक बात बता दूं कि जब मुगल लोग दक्षिण जाने लगे, दक्षिण जीतने के लिए, तो बरहानपुर उनकी छावनी थी। यानी अब थोड़ा सा आपको बता दूं, आगरा से अजमेर, अजमेर से मंदसौर, उज्जैन, उज्जैन से खंडवा होते हुए आपके बुरहानपुर, तो वहाँ जाके वो आराम करते थे।
अब्दुल रहीम खाना को जागीर में बरहानपुर मिला था। ये एक आश्चर्य की बात आपको बताऊंगा। वो यहीं रहे थे, बरहानपुर में भी बहुत साल, और यहाँ इंतजाम करके फिर आगे बढ़ते थे। तो मुगल शान शौकत के, नाच गाने के, शराब पीने के शौकीन थे। तो शाहजहाँ जब आया दक्षिण में अहमदनगर के खिलाफ लड़ाई के लिए, तो बरहानपुर में रुका। वो गया नहीं युद्ध के लिए, उसने महाबत खान और दूसरे सरदारों को भेजा, बोले जाओ वहाँ लड़ने के, वो वहीं रुक गया। तो उसने गुलारा बेगम के लिए उसके गांव करारा गांव में उतावली नदी के किनारे बिल्डिंग बनाई। अब गंधर्व सेन के बारे में कुछ नहीं, इसको तो सुन लो आप। जी जी, मैं चाहता हूँ कि आपके 6 उपन्यास पे संक्षिप्त में बातचीत हो जाए। हाँ, तो ये बिल्डिंग बनाई जी, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लेट लगी है कि 1616 में शाहजहाँ ने अपनी कंकूबाइन के लिए ये बिल्डिंग बनाई। जी जी, वहाँ नदी उतावली है जी, बहुत तेजी से बहती, इसलिए नाम ही उतावली कर दिया। वहाँ एक दीवार बनाई तो जलप्रपात गिरता है जी, और दोनों और 2 बारह दरिया है। तो ये कैसे आपके मन में आया कि इस पर उपन्यास लिखा जाए, गुलारा बेगम? मुझे आश्चर्य ही हुआ कि बिल्डिंग है और इतिहास में नाम नहीं है। ओह, ये तो ठोस एग्जाम्पल है आपके सामने, और भारत सरकार उसको स्वीकार करती है। तो दोनों को बड़ी चौड़ी पुलिया से जोड़ दिया। वो पुलिया हाल हो तो उसके नीचे से पानी जाता है और चारों ओर अमराई है। चांदनी रात में आप वहाँ बैठे तो ऐसा लगता है कि उतावली नहीं बह रही है, चांदनी बह रही है। क्या जी। अब गंधर्व सेन के बारे में कुछ? गंधर्व सेन, ये भी एक आश्चर्यजनक कहानी है कि कालकाचार्य कथानक लिखा गया है 11वीं शताब्दी में। जैन संतों ने लिखा है, हर विजय सूर्य ने लिखा है, कालक ने लिखा है। तो अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि धारा नगरी के राजकुमार कालक और उनकी बहन सरस्वती उज्जैन आई है, और सरस्वती इतनी सुंदर थी कि उज्जैन का राजा गंधर्व सेन उस पर मोहित हो गया और उसको उड़ा लिया जी। तो अब यानी कालक वालक बड़े नाराज हुए, जैनी लोग बहुत नाराज हुए। उज्जैन में काफी जैन उन दिनों भी थे जी। तो उन्होंने पहले कहा गंधर्व सेन को कि इसे वापस करिए, मना कर गया वो है। तो कालक के भांजे गुजरात में थे, उनके पास गया कि भाई मदद करो, इसको सबक सिखाएं, इनको अपन बहन को, आपकी बुआ को लेकर के आए। वो मना कर गए। बहुत ताकतवर था गंधर्व सेन, काफ़ी बड़ी सेना थी। तो ठेठ वो वहाँ गया, अफगानिस्तान गया और वहाँ से सेना लेकर के आया और युद्ध में राजा मारा गया। पाटलिपुत्र, सुनिए इसमें आश्चर्य की बात है, वो माँ बन गई। ओह, अच्छा अच्छा, यानी सरस्वती जो थी वो माँ बन गई एक बेटे की जी है। अब देखिए मनुष्य के चरित्र में क्या अंतर होता है, ये इतिहास और कहानी बनती है और इस पर उपन्यास लिखा जाता है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो भाई गंधर्व सेन को पसंद करती थी। मरने के 1000 रास्ते हैं जी। वो जिस महल में रहती थी वहां से नीचे कूद पड़ती, आत्महत्या कर लेती जी। कर सकती थी ना। जिंदगी का एक ही रास्ता है, दूसरे को मारो, खुद जिंदा रहो, क्या है ना। तब वो अपने भाई के पास गई, कालक के पास। बोले आपने ये क्या कर दिया? बोले मेरा बेटा गद्दी, उसका नाम विक्रमादित्य था लड़के का। बोले उज्जैनी का राजा बनेगा और आप इन शकों को ले आए और आपने किए। तो वो क्या जवाब देता था। तो दक्षिण भारत गई और वहां से सेना लेके आई और उनको भगाया और बेटे को गद्दी पे बैठाया। अब ये इस पर भी उपन्यास लिखा जाएगा तो किस पर लिखा जाएगा? पाटलिपुत्र की सम्राट, पाटलिपुत्र की सम्राट की भी मजेदार कहानी है। सम्राट अशोक महान है जी। अपन कहते हैं कि माता प्रथमो गुरु, माँ पहली गुरु होती है।
तो अशोक को महानता के गुण किसने दिए? माँ ने दिए होंगे। जी। क्योंकि बच्चा जवान होने तक, किशोर यंग होने तक माँ के साथ रहता है। जी जी। और आश्चर्य होगा कि अशोक के ऊपर तो बहुत लिखा गया है। जी जी। हैं? और ये अपने इसकी माँ के ऊपर नहीं लिखा है। खाली एक छोटे छोटे 3-4 टुकड़े मिलते हैं कि एक गांव की एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की थी। जी। वो बिंबिसार को दे आया। बिंबिसार ने उसको अंदर भेज दिया। उसकी 16 पटरानियां थी और वो मेगास्थनीज दे और कर्टियस ने 8 मंजिले राजप्रासाद सुभंगे का वर्णन किया है कि जिसमें दीवारों खंभों के ऊपर सोने के पत्रे चढ़े थे, जिस पर बेल बूटे और बंदर और कबूतर और बने हुए थे। क्या शानदार जिंदगी होगी उनकी है। और प्रासाद के अंदर पुष्करनियां बनी थी जिनमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती थी, बतख तैरते थे। ये सब मैंने लिखा है इतिहास में से निकाल के। बेगम जैनाबादी। बेगम जैनाबादी भी आश्चर्यजनक कहानी है। जी। और वो आश्चर्यजनक कहानी है कि अकबर जैसा, औरंगजेब जैसा कट्टर आदमी जो कभी प्यार के लिए नहीं, जिसके मन में प्यार पैदा ही नहीं हुआ, जिसने अपने भाइयों का मर्डर किया, जिसने अपने बाप का मर्डर किया। आप सोच सकते हो। जी जी। हैं? जी। दारा का मर्डर किया, शाह शुजा का मर्डर किया और अपने बाप को, शाहजहां को सुमन बुर्ज में कैद कर दिया। वहाँ से वो ताजमहल को देखता था। और जब कभी वो मिलने, और कितना निर्दयी था कि दारा की हत्या के बाद उसका कटा हुआ सिर एक मखमली चांदी के डब्बे में रख के बाप को भेंट किया। ये मैं उसके चरित्र की निष्ठा बताता हूँ। तो शाहजहां क्या समझा कि बहुत अच्छी चीज दोगी, तो कहे कि चल भाई तेरे को अकल तो आई कि अपने बाप को कुछ भेंट में देना है। हिंदू लोग तो मरे हुए माँ बाप का, रिश्तेदारों का श्राद्ध करते हैं और तू मुझे जिंदा मार रहा है बोले। और जैसे ही खोला अब बेटे का कटा हुआ से देखा, बेहोश हो गया। ऐसा चरित्र किसी लड़की के प्यार में वो हो, अजीब बात है। और ये पूर्व मध्य युगीन धार्मिक आस्थाएं। हाँ। अरे इसका तो सुनो तुम, जैनाबादी जो थी बुरहानपुर की थी। जी। यानी गुलारा बेगम और जैनाबादी दोनों बुरहानपुर की थी। अच्छा। तो ये जब गया दक्षिण जी जीतने के लिए तो बुरहानपुर में ठहरा। वहाँ इसकी मौसी थी, उससे मिलने गया। बेगम जैनाबादी मौसा की रखेल थी, बहुत खूबसूरत। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाठक पढ़ेंगे ना, किताबें खरीदेंगे, पढ़ ही रहे हैं वो। हाँ। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में एक वो दे रहा हूँ उनको, एक उत्सुकता बनी रहेगी किताब पढ़ने की। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। उस लड़की ने जब डांस पैदा किया इसके सामने मुजरा किया तो ये तो फिदा हो गया। और फिदा कैसे हुआ कि जब एक गार्डन में गया दोपहर में, अब देखिए सीजन का कैसे पता लगता है। वो लड़की बगीचे में थी और वहाँ आम का पेड़ था जिसमें साल लगी हुई थी, और भी दूसरी लड़कियां थी। तो उछली तो उसकी घाघरी घूमी और जंघाएं गोरी गोरी दिखी। वो बिजली अकबर औरंगजेब के दिल पे गिर गई। वाह क्या बात। ये इसलिए बताऊं कि इसको सुनने के बाद लोग पढ़ेंगे। अब वो पूर्व मध्ययुगीन धार्मिक आस्था, वो तो क्या है, पूर्व मध्ययुगीन धार्मिक आस्थाओं में मैंने हमारे देश में 11वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारे रिलीजन आ गए थे। शैव धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वैष्णव की कहाँ से हुई, राम की पूजा कहाँ से हुई, शक्ति की पूजा कहाँ से, कालमुख का आपके उज्जैन में तो
कालमुख काल के आचार तंत्रवादी लोगों के बड़े ठिकाने बने हुए हैं, रात को मशान जगाते हैं वो लोग। तो वो सारा मैटर जो बिखरा हुआ था वो मैंने एक जगह इकट्ठा। अच्छा। और किन किन राजाओं ने इन धर्मों को समर्थन दिया था। जैसे 2 5 10 5 7 धर्मों की बात करें। हाँ, जैसे शैव धर्म है, शाक्त धर्म है, आपके कालखट आपके बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में भी कई ठिकाने हो गए थे। जी जी जी। उनमें नारी भोग, यानी बुद्ध ने तो नारी को डिस्कार्ड किया था, परंतु नारियां आ गई थी। जब उनको वो जब गए वो भगवान बुद्ध अपने पिता से मिलने गए, तो उनकी जो मौसी थी जिन्होंने उनको पाला पोसा था, माँ तो मर गई थी, तो उन्होंने कहा भाई तुम आप पुरुषों को ही स्वर्ग दोगे, उनको ही मुक्ति दोगे, हम औरतों ने क्या किया गलती, हमने तो तुमको पाल पोस के बड़ा किया, हमको नहीं मुक्ति मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपनी माँ को, मौसी माँ को। अच्छा, उजाले की तलाश ऐसा शीर्षक से लग नहीं रहा कि ये ऐतिहासिक उपन्यास है, तो ये भी ऐसा है क्या? हाँ, ऐतिहासिक उपन्यास तो नहीं है क्या? हाँ, पर हिंदुस्तान टाइम्स पे एक न्यूज़ आई थी जी, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, तेलंगाना में जी, आज भी वो आदिवासी गरीब लड़कियों की शादी देवी से की जाती है। अच्छा। और 15,000 लड़कियां मद्रास, दिल्ली, बम्बई के ब्रॉथेल्स में बेची जाती हैं। तो उसका संक्षिप्त में क्या है? तो संक्षिप्त यही है जी कि आज भी इंसान, औरत जो है बिकने की चीज है। तो उजाले की तलाश। हाँ, यानी हमने उजाला देखा ही नहीं है, अभी भी हम अंधेरे में हैं कि हम औरत को भोगने की चीज और बेचने की चीज मानते हैं। तो ये आपने अखबार में पढ़ा तो आपके दिमाग बस वो अखबार के पढ़ने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, फिर आपने ये लिखना, बहुत डिस्टर्ब हो गया। इसमें गांव का पुजारी, मंदिर का पुजारी, गांव का पैसे वाला बनिया, पटेल, गांव का पुलिस ऑफिसर, एमएलए, राजनेता, ये सब इन्वॉल्व है और इन लड़कियों को बेच करके आपस में पैसा बांटते हैं। अच्छा, ऐसा देखने में आता है सर कि ये ऐतिहासिक उपन्यासों पर ही ज़्यादा विवाद होते हैं। जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं कि जब फिल्मकार उस ऐतिहासिक कृति पर फिल्म बनाता है, तो जैसे कि आपके उपन्यास पर अगर फिल्म बना रहा है वो, और उस तरह से कि एक पहली बात तो फिल्म मेकिंग और उपन्यास दोनों विधा अलग अलग है, माध्यम अलग अलग है। वो विजुअल्स माध्यम है, ये पढ़ने वाला है ना। यहाँ पर उपन्यासकार अपने लेखक का खुद मालिक होता है ना, और फिल्म मेकिंग टीम वर्क है, उसमें 25 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर फिल्में बनाते हैं। तो जब एक उपन्यासकार से बात, उसका कोई उपन्यास का राइट से अधिकार लिया जाता है, तो जब वो मेकर अपने हिसाब से फिल्म बनाता है, लेखनी में बदल करता है, वो पटकथा अलग लिखवाता है, तो कई उपन्यासकारों को ये बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वो उनकी बातचीत बनती नहीं और आगे बढ़ नहीं पाती। और कई उपन्यासकार उस बात से समझौता कर लेते हैं कि ठीक है, मैंने लिख दिया है, अब आपको इसको जैसी फिल्म बनाना है, जैसा स्वरूप देना दे दीजिए, क्योंकि वो कमर्शियल, वो वहाँ पर लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से बनाते हैं फिर। तो ये जो एक उपन्यास पर, मान लीजिए आपके उपन्यास पर फिल्म बनाता है, मान लीजिए मेकर, और दूसरा उपन्यासकार कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, तो ये अक्सर विवाद जो सुनते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकारों के बीच में या उस कृतियों पर, ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो बिजनेस है। अच्छा। फिल्म बनाने वाला पैसे लगाता है जी, 2 करोड़ 10 करोड़ लगाता है जी, तो चाहता है कि 10 करोड़ का मुझे 15 करोड़ तो मिले। फिर दूसरे उपन्यासकार उसी कृति पर विवाद कर देते हैं कि नहीं ऐसा उस समय नहीं हुआ था, ऐसा हुआ हाँ था। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना जी, पद्मावत आपने देखा जी, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को जो बताया वो ऐसा था ही नहीं, ऐसे कपड़े ही नहीं पहनता था, इतने इतने बड़े बाल थे ही नहीं। तो ये मेकर ने ये उन्होंने बनाया है, फ्रीडम ली। हाँ, फ्रीडम ली उन्होंने। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताओ, गोदान के ऊपर पिक्चर बनी, मुंशी प्रेमचंद, आप तो पैदा नहीं, मैं भी नहीं पैदा हुआ था।
ये मैंने उनकी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी ने प्रेमचंद घर में करके किताब लिखी है, वो मैंने पढ़ी है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि गोदान के राइट्स लिए उन्होंने, ये 1930 की उसके पहले की बात हो गई। तो उन्होंने सारी कहानी बदल दी जी। तो परेशान हो गए, बोले मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं है जी। तो वो उन्होंने साहब कहा कि बोले साहब मैं 10 करोड़ लगा रहा हूँ तो मेरे को कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, मैं कोई उपन्यास थोड़ी लिख रहा हूँ, बोले मैं तो फिल्म बना रहा हूँ मासेस के लिए। हाँ, मास के लिए बना, क्लासेस है वो मासेस। हाँ। अब आपको बताऊं वो अपने बाजीराव और मस्तानी, तो मस्तानी तलवार लेके जाती है और बाजीराव की रख देती है, बोले चलो मेरे बाप को बचाओ, इतिहास में है ही नहीं। तो आपको उस समय बुरा मतलब ठीक नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है, क्योंकि तो इतिहास की हत्या है ये। भाई आप दाल चावल में जितना नमक जाए उतना ही डालो। आपसे भी सुना है कि कई मेकर आपके उपन्यास तो मांग रहे हैं, लेकिन अगर सब चीजें हो जाती है आपसी सहमति से तो वो आपके उपन्यास पे कुछ बदलाव करेंगे इस तरह के, आपको बर्दाश्त होगा या नहीं होगा? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि नमक कितना बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मैं जब उपन्यास लिखता हूँ वो किताब दो जी जी, ठीक है, बोलिए आप। यानी ये इतिहास की किताबें आपने देखी है, पहले मैं पढ़ता हूँ जी, ताकि समझौता नहीं हो, इतिहास मारा नहीं जाए। अब देखिए, कल्पना में कहाँ करता हूँ, गुलारा बेगम ने शाहजहां के सामने डांस पेश किया, इतिहास में नहीं है। तो वो कहने लगी कि आप ऐसी जगह चलिए कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, मैं ऐसी जगह डांस पेश करता हूँ। तो ले गई करारा गांव और उतावली नदी के किनारे चांदनी रात में, फुल चांदनी रात थी, पर्दों के पीछे साजिंदे बैठे हुए थे और गांव तकिए पर शाहजहां बैठा था। ये चलेगा, ये इतिहास में आ जाएगा शाहजहां। अब वो डांस पेश करती है, जो डांस है वो मयूर नृत्य है, इतिहास में नहीं है। यानी नमक जितना डालते हैं तो ये मयूर नृत्य हम कहाँ से लेके आए? मैं जब बच्चा था, मेरे मामा जो थे वो वहाँ रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, तो दौरे पर गए तो मुझे और मेरी मदर को भी ले गए। तो एक गांव में हम रात को गए, तो मैं तो सो गया 9 बजे खाना खा के, तो वो तबले और ढोलक की आवाज़ आई तो मदर ने उठाया, बोले देख देख वो कितना अच्छा नाच रही है, और मुझे खिड़की में बैठा दिया। अब मैं 9-10 साल का लड़का है, तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत महाराष्ट्रियन औरत, यहाँ हरा गोदना, यहाँ गाल पे हरा गोदना है, और वो लाल की साड़ी जिसमें गोरी कमर भी दिखती थी है, और कमर में उसने मयूर पंख खोज रखे थे पीछे की बाजू, और जूड़े में भी खोज रखे थे हैं, और पैरों में घुंघरू थे। छम 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 छम, मैंने ये लिखा, छम 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 छम। ये चलेगा? मुजरे में कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये इतिहास के विरुद्ध नहीं है। और जब उसने वो मयूर नृत्य पेश किया तो वो छवि मेरी आत्मा में बैठ गई, और गुलारा बेगम से वो नृत्य करवाया मैंने। लेकिन ये बड़ा चुनौती वाला काम है सब उपन्यास में। जैसे फिल्मों में तो होता है एक कहानीकार होता है, एक संवाद लेखक होता है, एक पटकथा लेखक होता है, यहाँ तो तीनों ही आपको करना है। और उसके बाद जैसा कि आप कहते हैं किरदारों को रचने के लिए आप उस किरदार में घुसते हैं। हाँ, वो आपकी ये सही वो जो आप उस बारे में बताएं कि इन किरदारों को रचते समय, ये बहुत पॉइंट वाली बात पूछी आपने जी। कई लोगों ने इंटरव्यू लिया, ये नहीं पूछा मुझे जी, क्योंकि वो तैयार किरदारों के बारे में आप, हाँ, उसके बारे में जो रचा 2-3 उपन्यास या 2-1, हाँ, वो उसका कारण क्या है कि इसको परकाया प्रवेश कहते हैं। जब शंकराचार्य से महेश्वर में उनकी पंडित की पत्नी ने हार गए, मंडन मिश्र, तो उन्होंने कहा मैं आपका ये शर्त थी कि जो हारेगा वो शिष्य बनेगा।
तो मंडन मिश्र की पत्नी कहने लगी कि आपने आधे अंग को हराया है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो आधा अंग मैं भी हूँ जी। आपने अकेले को हराया, मेरे को भी हराओ आप, हम दोनों को हराओ तब हम आपके शिष्य बनेंगे। कितना बड़ा आर्गुमेंट उसने दिया था। जी 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 हैं? जी जी। तो अब वो मान गए, बोले ठीक है आप पूछिए। बोले नारी के किस अंग में कामवास बसता है? शंकराचार्य ब्रह्मचारी, नारी देखी नहीं, नारी को हाथ नहीं लगाया, वो पूछ रही है कि काम वासना नारी के किस अंग में होती है? जी जी हाँ हाँ। चक्कर खा गए, जवाब नहीं दे सके। तो बोले आप तो ये क्या पूछ रहे हैं? बोले काम शास्त्र है और वेदों में भी इस शास्त्र को मान्यता दी गई है। उसने जवाब दिए। शंकराचार्य को मानना पड़ा कि तुमने जो प्रश्न पूछा है शास्त्रोक्त है। उन्होंने कहा मुझे 4-6 महीने का टाइम दो। बोले ठीक है। वो उज्जैन आए, उज्जैन का राजा मरा था, तो उसकी बॉडी को ले जाने वाले थे तीर्थ चक्र तीर्थ पर। उनने अपने शिष्य को कहा कि मेरी बॉडी जलाना मत, मैं वापस आऊंगा। शरीर निकाला, आत्मा निकाली और राजा की आत्मा में परकाया प्रवेश किया। ये ऐतिहासिक है। जी जी। खड़े हो गए राजा, रानियां खुश हो गई, तो गए महल में और उनके साथ उन्होंने विहार किया और नारी के किस अंग में काम वास्ता है ये पूरा अध्ययन किया उन्होंने। वाह क्या बात। ये ऐतिहासिक है, मैं जो आपको बताता हूँ। आने वाला उपन्यास जो आप 7वां कह रहे हैं। अभी मैं बता। तो फिर वापिस आए शरीर में, राजा मरा, शंकराचार्य जिंदा है, वहाँ गए, शास्त्रार्थ में उनकी पत्नी को हराया, वो दोनों शिष्य बने, उनको दक्षिण भारत ले गए और वहाँ मंडन मिश्र को अपनी गद्दी पे बिठाया। आपको ताजुब होगा कि मंडन मिश्र की पत्नी की मूर्ति वहाँ बनी है जिसकी पूजा होती है। जी जी जी। और नए उपन्यास पर जो पूछ रहे हैं, जो इस समय प्रेस में है, क्या शीर्षक उसका? शीर्षक है वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली। संक्षिप्त में उसका अगर उसका संक्षिप्त यही है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के खिलाफ लिखा है मैंने। उन्हें नगर वधु कहा है। नगर वधु का मतलब है कोई भी आदमी पैसे दे के जा सकता है। ओ नगर वधु तो गांव की लोग पत्नी हो गई। और आप, मैंने रिसर्च किया, क्या बात। पाली ग्रंथों को मैंने पढ़ा जिसको इतिहासकारों ने नहीं पढ़ा है। आपके उज्जैनी में राजनर्तकी थी, आपको भी नहीं मालूम, मैं बता तो रहा उस पर विवाद हो सकता है इस पर? हाँ, आचार्य चतुर्सेन जी की बात को आपने मैंने उस तरीके से कहा। उसमें किताब के अंत में संदर्भ ग्रंथ दिए हैं मैंने। अगर आपको प्रश्न है तो पढ़ो इसमें से और फिर मुझसे पूछो ये आप। बात सही। यानी मैंने आपको बताया ना, ये अभी रानी रूपमती पे लिखा हो तो 1926 की किताब मैंने 1500 में खरीदी है। ऐसा है सर, जब आप कॉलेज में प्रोफेसर थे उसी दौरान आपको ये साहित्य और लेखन वगैरह की ये नहीं, उसका भी मैं आपको बड़ा मजेदार बताता हूँ। भाग्य का जो देवता है जी, वो मनुष्य की लिपि लिखता है। क्या बात। मनुष्य की ही लिपि नहीं लिखता है, जानवरों की भी लिखता है, वाह। वो पशु पक्षियों की भी लिखता है, वो शहरों और गांवों की भी लिखता है। चेतक का भाग्य राणा प्रताप का घोड़ा बनना था, इतिहास में अमर हो गया। ये भाग्य लिपि है। क्या बहुत है? सही बात। और अलेक्जेंडर जब हिंदुस्तान पर आया तो जिस घोड़े पर वो बैठता था उसका नाम मुंह फैला था। तो आपको कैसे हाँ, हमने पढ़ा इसीलिए तो आप, ये पहला उपन्यास कैसे है? संभव हो पाया? लिखना कैसे शुरू किया है? ये तो पढ़ने लिखना शुरू किया आपने तो या तो पहले उपन्यास में अक्सर ऐसा होता है, कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें आपने 25-50-100 पेजेस लिख दिए, वापस फाड़ दिए, फिर नए सिरे से लिखा? हाँ, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। शुरू में हुआ है कि बीच हाँ, में कहीं? नहीं, शुरू में लिखने के बाद वो कहानी अड़ जाती है। जी, वो पात्र कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे तुम लिख रहे हो। क्या बात। वो लड़ता है उनसे,
क्या बात, क्या बात। तो लेखक को अपनी लेखनी से बड़ा लगाव होता है, प्रेम हो जाता है, बहुत वो नहीं ज्यादा। काटना नहीं चाहता है। नहीं। तो आपने कैसे काटा फिर? नहीं काटना, फेंक दिया उसको। मैं समझ गया कि ये पात्र जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बात, ये न्याय किया आपने? ये नहीं, यानी मैंने कहा ना, उसकी काया में आपको प्रवेश करना है। वो जो कहता है वो लिखो, वो मत लिखो जो आप कहते हो। पात्र को जिंदा करना है तो वो लिखो जो वो कहता है। यदि आप अपना उससे लिखवाओगे तो अननेचुरल होगा, तो आपको लोग एहसास हो पढ़ेगा गया? भी नहीं। ऐसा एहसास हो गया था? ऐसा एहसास नहीं होता है, मुझे दिखाई देता है। क्या बात, कौन से उपन्यास में था ये ये जो आपने? सभी उपन्यास पे। अब ये उजाले की तलाश में लिखने गया जी तो वो जो नायक है, जी यानी श्रीनी जो है, जी मामा की लड़की से उसकी शादी होती है। जी तो नारायण स्वामी जो है देवी के मंदिर का पुजारी है, जी उसकी एक लड़की है, तो अपनी बहन के बेटे श्रीनी को ले आता है। जी और एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है जी देवी से शादी करने, जी जी वो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। तो कहता है देवी आज तुम्हारे साथ बोले सुहागरात मनाएगी। अब देवी क्या मनाएगी? तू मनाएगा। देवी का जी जी देवी का तो महान है, जी जी है? जी तो वो लड़का बेचैन हो जाए, क्योंकि उसने देखा है कि मामा उसकी पीठ पे हाथ फेरता है, उसकी कमर पे हाथ लगाता है, उसकी बॉडी को यूं करता है। तो वो परेशान हो जाता है, ये मामा क्या कर रहे हैं? उनकी लड़की से छोटी है ये, और ये कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं। पर मामा को बोल भी नहीं सकता। और जिस दिन वो सुहागरात की बात करता है, वो लड़की को बढ़िया कपड़े पहनाता है? लड़का सो नहीं पाता। मैं श्रीनी बनता हूँ, मैं नारायण स्वामी बनता हूँ, मैं वो लड़की बनता हूँ। एक साथ 3 कैरेक्टर है। तो श्रीनी बिस्तरे पर करोटे बदल रहा है, जी जी खड़ा होता है और देखता है कि मामा घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो लड़की की आरती कर रहे हैं, और उसके ऊपर पानी के और उसके संवेदनशील अंगों पर हाथ फेर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो उसके सारे कपड़े उतारते हैं। वो लड़की यूं 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 डरती है। पर माँ ने कहा था कि देवी महाराज होगी। तो छोटी बच्ची है, 17-18 साल की। अब ये सब मैंने देखा है करते हुए नारायण स्वामी को। और लड़का कमरे में से बाहर आके दरवाजे से मंदिर में झांकता है और फड़फड़ाता है। उसकी इच्छा होती कि मामा को जाके छुरा मारूं, उससे तत्काल मैं श्रेणी बनता। एक बात और पूछना थी सर आपसे, जैसे कि अपन विदेशों में देखते हैं कि वहाँ का इतिहास, जब एक शासन एक की सरकार होती है, जब कोई दूसरे की आती है, या पढ़ने में आया कि वो अपना इतिहास बदलवा देते हैं, किसी व्यक्ति को कम करना हटाना है कि उसका इतिहास में नाम ही नहीं रहे, ऐसा होता है ना? अरे साहब, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी जी। टॉलस्टॉय महान, जी ऑल टाइम ग्रेट, जी ये शब्द से लिखो आप। जी हर युग में वो महान है। जी यानी उसने लिखा था 18वीं 19वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में उसका वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेनिना। आप पाठ्यक्रमों से हटवा देंगे, साहित्य से हटवा देंगे, इतिहास से हटा ही देंगे उसका योगदान जो समाज और देश के लिए था। नहीं हटा सकते आप। ऐसा होता है ना? लेकिन हाँ, होता है, पर वो नहीं होता है, क्योंकि वो पाठक की आत्मा में वो निवास करता है। अच्छा। आपने अगर हटा भी दिया, जी किताब फाड़ भी दी, हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है, जी बैन हुई है। लेडी चेटरलेस दबर, जी D.H. लॉरेंस की, ये मैं आपको 1958 की बात बता रहा हूँ। वर्ल्ड में बैन हो गई है, इंडिया में भी बैन हो गई। वो किताब ज्यादा बिकी। एक बात और है, हम ये अभी मन में आया ये कि भारतीय उपन्यासकारों का भी बहुत नाम है, लेकिन विदेशों के उपन्यासकारों का क्यों नाम है ज्यादा? उसका कारण क्या है? नहीं, मैंने वो आत्मा में उतरते हैं। ऐसा? हाँ, वो मैंने कहा ना, परकाया प्रवेश। क्या बात? ऐसा? अन्ना कैरेनिना का जो कैरेक्टर है, हाँ। वो एक बेटे की माँ है, उसका हस्बैंड जो है बहुत बड़ा जमींदार है। उसकी जिंदगी में एक नया लड़का आता है,
वो बेटे को छोड़ देती है, पति को छोड़ देती है। अब तो ये भी काल्पनिक है ये कहानी वह आपको बीता हुआ है, ये काल्पनिक है पर उन्हें चरित्र देखे हैं। यानी जिंदगी के यथार्थ में साहित्य की कल्पना को जोड़ा है। तो ऐसे चरित्र हमारे भारत में भी हाँ है लेकिन उसको देख नहीं पाते। हाँ, वो लेखक की वो निगाह नहीं है। क्या हुआ? और आपको मैं बताऊं, आप तो पढ़िएगा वो उपन्यास अन्ना कैरेनिना कि वो उसके साथ चली जाती है प्रेमी के, और प्रेमी की शादी होती है वो उसको निकाल देता है, वो पागल हो जाती है उसके पीछे कि तेरे पीछे पति को छोड़ा, बेटे को छोड़ा, सारे समाज में बदनाम हुई, तो आत्महत्या करने जाती है। अब देखो क्या दृश्य लिखता है टॉलस्टॉय। ट्रेन चल रही है, स्टेशन पर बड़ी भीड़ है, लोग छोड़ने आ रहे हैं, कोई चुम्बन ले रहा है, कोई विदाई ले रहा है, कोई उतर रहा है, कोई सामान रख रहा है, और वो हीरोइन खड़ी है इंजन से थोड़ा हट के, और वो घंटी बजती है और सीटी बजती है और पर्दा दिखाता है, तो ट्रेन के साथ धीरे धीरे चलती है। अब दृश्य है आपके सामने, आपको दिखाई देता है कि अन्ना कैरेनिना इंजन के साथ धीरे धीरे चल रही है। और जैसे स्पीड बढ़ती है वो दौड़ करके इंजन के सामने कूद पड़ती है और मर जाती है। आप उसको मरते हुए देखते हैं। ऐसा इंडिया वाला लिखेगा कोई? आज के युवा उपन्यासकारों में आपको कौन पसंद है? आप पढ़ते? अरे भाई मेहनत नहीं करते ना, परेशानी तो ये है। उनको तो टॉलस्टॉय का नाम नहीं मालूम, उनको तो चार्ल्स डिकेंस का नाम नहीं मालूम। चार्ल्स डिकेंस फिर भी वो बिक रहे हैं साहब, हैं? फिर भी बिक रहे हैं। ऐसा है साहब, वो नहीं बिक रहे हैं, बुक सेलर बेच रहा है, पब्लिशर बेच रहा है, मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग। वो जानता है किताब कैसे बेचना। अगर वो मेरी किताब पर 40-50 हजार रुपये खर्च करेगा तो 1-1.5 लाख रुपये कमाएगा। तो वो तो क्या करता है, लाइब्रेरी वालों को 10 रुपये देता है और 50 किताबें खरीदवा देता है। लेकिन आज कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि जब लेखक बहुत अच्छा लिखता है और उसकी लेखनी को बहुत सभी प्रभावित होते हैं, पसंद करते हैं, उस दौरान उसको मार्केटिंग का अनुभव नहीं होता है, और जब उसको मार्केटिंग का बारे में जानकारी मिलती है, उसको समझ आती है, जब तक उसकी लेखनी में उधार नहीं रहती है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं। वो लेखनी, वो ये एक बेचने की प्रोसेस अलग है, पब्लिकेशन अलग है। लेकिन आजकल लेखक, जो युवा लेखक है ना, सब दोनों कर रहा है, वो लिख भी रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, नहीं वो प्रमोशन भी कर रहा है। नहीं वो छपने के लिए, क्योंकि साधन बहुत हो गए ना। हाँ, साधन हो गए हैं, पर सोशल मीडिया की वजह से। परंतु वो जिसको कहते हैं कि ऑल इंडिया चर्चा नहीं होती इसकी। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी चर्चा हो गई, और आने वाले उपन्यास और इनके उपन्यास सभी पढ़ेंगे। पगारे साहब से जब भी हम मिलते हैं तो हमको लगता है 20-22 साल के कोई लड़के से मिल रहे हैं हम। आप देखिए उनकी वाणी में कितना जोश है, जुनून है, और जो बॉडी लैंग्वेज है, अभी आपसे कहें बिल्कुल तो आप बिल्कुल दौड़ सकते हैं, इस तरह की ऊर्जा रहती है। तो इनकी उम्र में कभी जैसे कहते हैं ना कि उम्र इन पर हावी है ही नहीं, ये जानते ही नहीं कि आज इनकी जो उम्र है वो वास्तविक उम्र है, वो कभी ध्यान नहीं देते। बस हमेशा काम के प्रति इनकी आप लेखनी देखिए, बातचीत, लहजा, सब में ये पूरे युवा हैं और हमेशा युवा बन के रहना चाहते हैं। हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमेशा इनकी लेखनी दुनिया भर में सराही जाए। चाय कॉफी नाश्ता बना आपको। अरे सुनो, एक बड़े मजेदार किस्सा बताता हूँ, तुम लोग तो पढ़ते नहीं।